जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, आज वास्तव में आपको ऐसा प्रश्न बताया जाएगा जो सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी में हूबहू ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपको देखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि आज की इस क्लास में आपको ऐसा प्रश्न करवाएंगे जो सीधे आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, बिहार में तीन कठिया प्रथा। सबसे पहले तीन कठिया प्रथा को समझ लेते हैं साथियों। तीन कठिया जो प्रथा था, यह अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया एक प्रथा था। इसमें क्या था साथियों, 20 कट्ठा में से, इसमें से क्या था साथियों, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती करना क्या था, अनिवार्य था। अंग्रेज ने एक नियम बना दिया था कि जिसके पास 20 कट्ठा खेत है वह 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा क्या करेगा, नील की खेती करेगा। इसके विरुद्ध महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। तीन कठिया प्रथा को दूर करने के लिए किसको बुलाया गया था, महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। कहां में बुलाया गया था, चंपारण में बुलाया गया था। और किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। यह जो चंपारण आंदोलन हुआ था साथियों, याद रखिएगा 1917 ईस्वी में हुआ था। हर साल ये चंपारण सत्याग्रह से आपकी एग्जाम में 2 सवाल पूछा जाता है, और इतना टफ लेवल का सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइएगा, बिहार में तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण देने वाले जो राजकुमार शुक्ला था, उनका मृत्यु के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था वह चंपारण का इकलौता मर्द था। जैसे में जो तीन कठिया प्रथा हुआ था उसके विरुद्ध महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। जो बुलाया था राजकुमार शुक्ला, उसको उसका जब मृत्यु हो गया था तो उसको किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था। याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन भले आपको टफ लेवल का लगे, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाला प्रश्न है। याद रखिएगा, एमोन ने कहा था। वह अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था साथियों, एमोन। अब आने वाला जो प्रश्न है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, जो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले यहां से क्या क्लियर होगा साथियों, तीन कठिया प्रणाली कहां में हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार के कहां में हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। तीन कठिया प्रणाली कहां में हुआ था, चंपारण में। और यह कब हुआ था, तो याद रखिएगा यह 1917 ईस्वी में हुआ था, और यह चंपारण में हुआ था, इसलिए इसको चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और तीन कठिया, इसमें क्या था कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती करना क्या था, अनिवार्य था। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती करना क्या था साथियों, अनिवार्य था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो महात्मा गांधी जी को चंपारण में बुलाया था उस व्यक्ति का क्या नाम था, राजकुमार शुक्ला नाम था। जब राजकुमार शुक्ला का मृत्यु हो गया तो किसने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था, तो एमोन ने कहा था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। उससे पहले जो बच्चे नए मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको कवर कर दे। आपकी एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न पूछा जाता है साथियों, जिसमें से आपका जीके, मैथ, हिंदी पूछा जाता है। चलिए, सेकंड नंबर आपका प्रश्न है जो कि थोड़ा सा सिंपल लेवल का है, लेकिन आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है साथियों, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है संविधान का। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, संविधान से इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, बताइएगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जिससे लागू करने के लिए उत्तराखंड पहला राज्य बना था। सबसे पहले यहां से तो एक सवाल आपका बनेगा साथियों, अनुच्छेद जो समान नागरिक जो संहिता है, यह सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, उत्तराखंड में लागू किया गया था। समान नागरिक संहिता सबसे पहले कहां लागू किया गया था, उत्तराखंड में लागू किया गया था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान मतलब समान अनुच्छेद 44 हो जाएगा। समान आप यहां पर भी देख सकते हैं 44। तो ये क्या हो गया साथियों, समान हो गया। तो आप ऐसे भी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 44। और इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया साथियों, उत्तराखंड बन गया। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, उत्तराखंड बन गया। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय
कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा और आप लोग भी इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा साथियों। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में कहां किया गया था? सबसे पहले यहां से सवाल आपका पूछेगा साथियों कि जो औपचारिक गठन 1934 ईस्वी में किया गया था, मतलब यहां से एक सवाल ये भी पूछ सकता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1934 ईस्वी में किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1934 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। और इसका कहां में किया गया था ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो यह पटना में किया गया था। पटना के कहां में किया गया था? अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में कहा किया गया था? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग एकदम टॉप लेवल के प्रश्न को करेंगे जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निकास किस प्रक्रिया के कारण होता है? यह जो सवाल है साथियों एकदम इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निकास किसके द्वारा होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? याद रखिएगा, बिल्कुल राइट है, यह जल से होता है। जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वह जल से निकलता है, तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण इसमें आपका निकलता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं साथियों, आपके एग्जाम में यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद टोटल आपका 4 प्रकार के होता है, जिसमें एक पुरुष सूक्त है, वेद जो होता है वह टोटल 4 प्रकार के होता है। पहला आपका ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अर्थवेद हो गया। सवाल यहाँ पर ऋग्वेद से पूछा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? बताइएगा, जिसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो ऐसा कौन सा है साथियों? तो वह 10वां मंडल है। जो 10वें मंडल है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला जो सवाल है साथियों आपका करंट अफेयर्स है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो बच्चे नए हैं और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्लास होगा साथियों सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और जो भी आपको पीडीएफ रहेगा, जो भी वैकेंसी आएगी, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले साथियों यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या करना है साथियों? बीएसएससी लिखकर मैसेज करना। फिर मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइएगा, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां स्थित है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है साथियों वो आपका कहां में हो जाएगा? मनीला में है। और आज का आपका टारगेट रहना चाहिए, जैसे में हम अब पहले जीके के 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद हिंदी का, उसके बाद मैथ के कवर करेंगे। तो पहले आप लोग जीके में से 20 में से कम 15 प्लस का टारगेट रखिए, ठीक है ना? चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार के किस जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है? बताइएगा, बिहार के किस जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है, जिसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों, बिहार के किस जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है, जिसे बिहार का नियाग्रा भी स्थित कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों, ये वाला जो सवाल है आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में कई बार पूछा जा चुका सवाल है। तो नवादा, बिहार के किस जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है साथियों? तो नवादा में है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है, जिसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, नाबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? नाबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था साथियों? याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो नाबार्ड का स्थापना किया
गया था वह किस पंचवर्षीय योजना का तहत किया गया था? तो पांचवा पंचवर्षीय योजना के तहत, सॉरी, छठा पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। पंचवर्षीय योजना से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। पहला बार सवाल पूछा गया था, पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से क्या था साथियों? 1951 से 56 था। यहाँ पर पूछ रहा है कि नाबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड का स्थापना किया गया था। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मैं उनसे आग्रह करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास करवाया जाता है साथियों। अगर आप डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा नहीं बनाता है? ऐसा कौन सा नदी है साथियों जो बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहता है? याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो कर्मनाशा नदी बहता है, गंडक बहता है, घाघरा बहता है, लेकिन फल्गु आपका सिर्फ बिहार में बहता है। फल्गु सिर्फ कहां में बहता है साथियों? बिहार में या उत्तर प्रदेश में नहीं जाता है। तो यहाँ पर सवाल क्या कर रहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा नहीं बनाता है, तो वह फल्गु नदी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, 10 नंबर आपका सवाल है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किया गया है? ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किया गया है साथियों? तो पंचायतों के लिए टोटल 29 जो विषय है निर्धारित किया गया है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं साथियों, संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में लगभग में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले क्लियर कर दे, बीएसएससी में टोटल 40 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संविधान से क्या क्या सवाल बन सकता है? सबसे पहले कि संविधान में टोटल कितना अनुसूची होता है? तो टोटल आपका 12 अनुसूची संविधान में होता है। संविधान में टोटल कितना अनुसूची होता है साथियों? 12 अनुसूची होता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर सवाल आपका क्या करे कि 11वीं अनुसूची में टोटल 29 पंचायती विषयों को निर्धारित किया गया। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है और इसके जनक कौन से माने जाते हैं? ऑपरेशन फ्लड कहने का मतलब क्या हो गया साथियों? श्वेत क्रांति हो गया। बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है? ठीक है ना, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे साथियों? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से है। और दूध उत्पादन के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। बताइएगा, दूध उत्पादन का जनक कौन हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। मत्स्य का कौन हो जाएंगे? हीरालाल चौधरी हो जाएंगे। और गेहूं उत्पादन के जनक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। तिलहन उत्पादन के जनक कौन हो जाएंगे? सैम प्रीत्रोदा हो जाएंगे। ठीक है ना, ये चारों आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। चारों आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? मैं आपको पहले बता दूं साथियों, भारत की जो राजधानी दिल्ली था, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, उससे पहले इसका कोलकाता था। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना साथियों? तो याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में बना था। बिहार की राजधानी दिल्ली कब बना था? 1911 ईस्वी में बना था। बिहार की राजधानी दिल्ली कब बना था साथियों? 1911 ईस्वी में बना था। और यह किस वायसराय के शासनकाल में बना था साथियों? तो याद रखिएगा, यह किस वायसराय के शासनकाल में बना था? तो लॉर्ड हार्डिंग टू के शासनकाल में बना था। लॉर्ड हार्डिंग टू के शासन काल में बना था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग टू, यानी लॉर्ड हार्डिंग टू के समय में भारत की राजधानी कोलकाता स्थानांतरित किया गया 1911 ईस्वी में। अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो याद रखिएगा साथियों, टोटल 38 सीट आरक्षित है, यानी टोटल 38 जिला में 38 जिला आपका आरक्षित है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, सत्यार्थ
प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइएगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? बताइएगा साथियों, सत्यार्थ प्रकाश का पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? साथियों एकदम इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यहां से दो सवाल आपका क्लियर हुआ। सबसे पहले कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का क्या दिया था साथियों? नारा दिया था, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहां स्थित होता है? काफी सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहां होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह शरीर में कहां स्थित होता है साथियों? तो यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। यह कहां पर स्थित होता है? तो यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। ये एक तरफ से कह सकते हैं यह आपके माइंड में स्थित होता है, दिमाग में स्थित होता है। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे साथियों, जवाब दीजिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी, मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी कहां में था साथियों? राजगिरी, या इसको गिरी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सवाल एक और बनता है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा है? तो राजगिरी है, याद रखिएगा। इसमें कौन सा पहाड़ी शामिल नहीं है? वो तो 5 पहाड़ी से घिरा है ना, तो 5 पहाड़ी में से कौन सा एक पहाड़ी इसमें नहीं है? याद रखिएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। विप्लु गिरी है, रत्नागिरी है, उदयगिरी है, लेकिन बराबर का पहाड़ी नहीं है। ये डी ऑप्शन आपका गलत यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो इसका जवाब आप लोग का कमेंट में आना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है सर, बिल्कुल 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 सही, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1935 ईस्वी में इसका क्या होता साथियों? इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। और इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे 1949 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहां है साथियों? मुंबई में है। अगला नंबर सवाल है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? काफी सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है? बताइएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो यह कोबाल्ट में पाया जाता है। विटामिन B12 कौन सा धातु में पाया जाता है? तो यह कोबाल्ट में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। जिसका रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? साइनोकोबालामिन होता है। याद रखिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, 19 नंबर आपका सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह किस शहर में है? तो यह असम में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात, गुजरात में भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में एक आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहां से एक सवाल पूछा जाता है साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा साथियों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला नंबर सवाल है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था साथियों? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके दौरान आजाद दस्ता का गठन नेपाल के तराई जंगलों में किसने किया था? सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। और
आजाद दस्ता का एक गठन किया गया था नेपाल में। वह किसने किया था? नेपाल के जंगलों में किया गया था। वह किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण यानी जेपी बाबू ने किया था। और जेपी बाबू ने भी बहुत सारे आंदोलन किए थे। जैसे में आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, छात्र आंदोलन किसने किया था? छात्र आंदोलन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था? 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया था। यहां से यह भी सवाल पूछा जाता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अब जो जो सवाल आपकी एग्जाम में यहां से पूछेगा साथियों, मैं आपको वो क्लियर करवाता हूं। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया गया था, जिस नारा का नाम था करो या मरो। करो या मरो का नारा कब दिया गया था साथियों? 1942 ईस्वी में। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। और यहां पर मैंने एक और क्या बताया था, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था साथियों? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये 20 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया साथियों। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को कवर करते हैं, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। आप बताइएगा स्कोर आपका 20 में से कितना जीके का प्रश्न सही हुआ, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ फायदा है या नहीं है। मैं कहूंगा साथियों, आज का यह वीडियो वास्तव में आपके लिए वरदान साबित है। तो चलिए बताइएगा, अब हिंदी के प्रश्न को स्टार्ट करें, वो भी टॉप लेवल का प्रश्न, जिस लेवल का प्रश्न है आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाता है। यहां पर पूछ रहा है कि प्रत्युन परमति, प्रत्युन परमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा कौन सा उपसर्ग है साथियों? तो प्रत्युन प्रत्युन परमतिम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति प्लस में उन्मत्ति, इस प्रकार से इसका होगा। उपसर्ग कहने का मतलब है शब्द के आगे लगने वाला शब्द। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाना चाहेंगे साथियों, विद्यालय, तो विद्या प्लस क्या हो जाएगा? आलय। विद्या प्लस में क्या हो जाएगा? आलय। तो विद्या यहां पर उपसर्ग हो जाएगा और आलय क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी पूछ रहा है, तो इसमें आपका प्रति हो जाएगा। जैसे में आप कहिएगा सर यहाँ पर तो प्रति लिखा नहीं है, तो बाबू इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, तो प्रति प्लस में उन्मत्ति होगा, तो प्रति आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि वह अचानक गिर पड़ा। वह अचानक गिर पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कोई बच्चे बता पाएंगे? वह अचानक गिर पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। वह अचानक गिर पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है साथियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अचानक आपका रीतिवाचक क्रिया है। अचानक किस प्रकार का है? रीतिवाचक है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अचानक किस प्रकार का है? तो रीतिवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइएगा ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है साथियों? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम न कहने का मतलब है तद्भव होगा। तत्सम संस्कृत जैसे रूप को हम लोग तद्भव बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। तो अग्नि आपका तत्सम होगा, घोटक आपका क्या होगा? तत्सम होगा, क्षेत्र आपका क्या होगा साथियों? तत्सम होगा। लेकिन अमीय, अमीय आपका तद्भव होगा, तो यहाँ पर ये तत्सम नहीं होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर क्या करेंगे? बिल्कुल करेक्ट करेंगे। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? बताइएगा पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है साथियों, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो एक बच्ची का रहा सर पो प्लस में अन होगा। देख लेते हैं बाबू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पो प्लस में क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। पो प्लस में क्या अन हो जाएगा? अन हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो पहले कभी न हुआ हो। जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? तो बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, अभूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? अभूतपूर्व कहेंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, उन्मिलन शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? बताइएगा उन्मिलन शब्द का सटीक विलोम क्या होगा साथियों? उन्मिलन का जो सटीक विलोम होगा वो निमिलन होगा। क्या होगा साथियों? निमिलन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला शब्द है कि उन्मिलन शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो निमिलन हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, कवर करेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनिए।
बताइएगा शुद्ध वल्तनी इसमें से कौन सा होगा साथियों? शुद्ध वल्तनी इसमें से सही कौन सा शब्द लिखा है? बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन सा सही होगा साथियों? इसमें से कौन सा देखा है कि बिल्कुल सही श्रृंगार लिखा है? तो देखिए श्रृंगार बिल्कुल ऐसे सही लिखाएगा साथियों, ऐसे स के नीचे दी ऐसे लिखाएगा। हालांकि ऑप्शन में कुछ भी नहीं है ऐसा, तो ऐसा नहीं होगा। श्रृंगार आपका वो वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, दशानन में कौन सा समास है? बताइएगा दशानन। दशानन एक भगवान का नाम आ गया साथियों, तो भगवान का जब भी नाम आ जाएगा वह कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। जैसे में दशानन, चक्रपाणि, नीलकंठ, जब भी इस प्रकार से नाम आ जाए साथियों भगवान का नाम, तो वह बहुब्रीहि समास होगा। बाकी आपको तत्पुरुष समझा दिए है, दिग्गु समझा दिए है, तत्पुरुष समझा दिए है, कर्मधारय समास समझा दिए। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, अल्प विराम। ऐसा एक सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में हर बार पूछा जाता है, अल्प विराम का कौन सा सही चिन्ह होगा साथियों? बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका रहा है सर, अल्प विराम का कौन सा सही चिन्ह होगा? तो अल्प विराम का यह बिल्कुल सही चिन्ह होगा। देखिएगा अल्प विराम का कौन सा बिल्कुल सही चिन्ह होगा? यह अल्प विराम का बिल्कुल सही चिन्ह है ऐसे। तो ऐसे कौन सा? बी। और ये वाला को क्या बोलते हैं? ये वाला जो है उसको कॉमा बोलते हैं साथियों। पूर्ण विराम, दो को बिंदु दे दीजिएगा तो पूर्ण विराम, ठीक है ना? याद रखिएगा ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि मुझसे चला नहीं जा सकता, इस वाक्य में कौन सा वाच है? इस वाक्य में कौन सा वाच है? मुझे चला नहीं जा सकता, इसमें कौन सा वाच है साथियों? बताइएगा। मुझे चला नहीं जा सकता, इसमें कौन सा वाक्य है साथियों? तो इसमें भाववाचक। इसमें कौन सा वाक्य है? भाववाचक। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। मुझसे चला नहीं जा सकता, इसमें कौन सा वाच्य साथियों? भाववाचक है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये सब लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। टेलीग्राम में आपका लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, सभी चीज का आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, आंखों का नीर ढल जाना। आंखों का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइएगा। आंखों का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है साथियों, प्रश्न नंबर 11 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंखों का नीर ढल जाना, यानी 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 निर्जल हो जाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर बताइएगा, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची कहने का मतलब है उस शब्द का और अर्थ क्या हो जाएगा। जैसे में मृगेंद्र शब्द का और अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? सुरादुल हो जाएगा। मृगेंद्र शब्द का और अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? सुरादुल हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही। और सुरादुल का अर्थ क्या होता है साथियों? सी होता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथियों, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से आपके लिए एक बड़ा भाई ही आपको पढ़ा सकता है। तो यह चैनल आपका एक बड़ा भाई है जो आपको डेली क्लास देगा। हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइएगा। हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा साथियों? जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा साथियों? तो हथनी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? हथनी हो जाएगा। अगला लंबा सवाल है साथियों, यथाशक्ति में कौन सा समास निहित है? बताइएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास निहित है? यथाशक्ति में कौन सा समास आएगा? यथा प्लस में शक्ति, यथा प्लस में शक्ति, यह जैसे में इसका भाव बता रहा है, तो यह कौन सा भाव हो जाएगा? अभी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगला नंबर 7 है साथियों। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ से बोला जाता है? इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ण है साथियों जो कंठ से बोला जाता है। इसमें से कौन सा वर्ण है साथियों जो कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। इसमें कौन सा वर्ण है जो कंठ से बोला जाता है? तो याद रखिएगा, कंठ से हम लोग कहां से बोलेंगे? क से बोलेंगे। कंठ कहां कहां से बोलेंगे? क से बोलेंगे, ख बोलेंगे, ग बोलेंगे। जो काखा गघा वाला है वो कंठ से बोलेंगे। चचा जजा वाला कहां से बोलेंगे? तालु से बोलेंगे, ठीक है ना? ये सारे इंपोर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में हर साल साथियों पूछा जाता है।
चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण कौन सा कारक है बताइएगा। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण कौन सा कारक है साथियों, तो याद रखिएगा यह आपका करण कारक। जैसे में कर्ता ने कर्म को करण से, यानी बाण से, कर्ता ने कर्म को करण से यानी बाण से, तो यहां पर क्या हो जाएगा करण से, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा बताइएगा। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा साथियों, तो अपेक्षित हो जाएगा। इसका विशेषण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अपेक्षित हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, छाती पर मूंग डालना का अर्थ क्या होता है। छाती पर मूंग डालना का अर्थ क्या होगा साथियों, प्रश्न नंबर 18 का बिल्कुल राइट आंसर होगा पास रहकर दुख देना। छाती पर मूंग डालना यानी पास रहकर क्या देना, दुख देना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों, उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब है शब्द के आगे लगने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है सर। उत प्लस में कर्ष होगा, उत प्लस में कर्ष मिलकर क्या बन जाएगा साथियों, उत्कर्ष बन जाएगा। देखिए यहां पर आधा त है तो आधा त जिसमें हलंत लग जाएगा बाबू वो आधा त हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है बताइएगा साथियों। एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। साकेत महाकाव्य के जो रचयिता है साथियों वह मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग अपना हिंदी में भी स्कोर बताइएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ साथियों। और जाते जाते मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर पीडीएफ है आपको बिल्कुल फ्री डाला जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।